इनडेफिनेट इंटीग्रल तो पढ़ ही लिया है ना, वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रल के बाद बेटा आता है हमारा टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैंने इन हटा दिया, यहाँ पे डेफिनेट रहेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई खास अंतर होता नहीं है। आप ध्यान से देखो, जो चीज समझाने वाली है वो सुनने की कोशिश करेंगे। बेटा मान लो मैंने आपको बोला कि आप एक्स का इंटीग्रेशन करो, आपने बोला सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस में सी आएगा, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या ऐसा अलग होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये जो सांप बना हुआ है ना इंटीग्रेशन वाला, इसके नीचे मान लो एक नंबर लिखा मिलेगा, से मान लो यहाँ 1 लिखा हुआ है, और यहाँ मान लो ऊपर ऐसे 2 लिखा हुआ है। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, होंगे कोई ना कोई कॉन्स्टेंट ही। तो जब ये ऊपर नीचे ऐसे नंबर लिखे होते हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल कैटेगरी में आ जाता है, पहली बात। दूसरा, जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं जैसे इनडेफिनेट में कर रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं होता। बस एक चीज है, हम सी नहीं लिखते, ये सी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा जैसे हम करते थे, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पर 2 लिखते थे, तो अभी भी वही लिखेंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। फिर इस 1 और 2 का क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन करा ना, इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1 और 2 ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो 1 लिखा है, ये जो 1 लिखा है, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, क्योंकि ऊपर लिखा है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। आप क्या करेंगे, इस अपर लिमिट को एक्स में डाल देंगे, अपर लिमिट को एक्स में डाल देंगे, एक्स में बोल रहा हूं मैं। तो एक्स में आप 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 2। फिर आप क्या करेंगे, एक बार 1 डाल देंगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? एक बार मैंने जहां पे एक्स लिखा था वहां पर 2 डाला, और एक बार मैंने 1 डाला। मतलब एक बार मैंने अपर लिमिट डाली, एक बार मैंने लोअर लिमिट डाली, और बीच में आप लगा देंगे माइनस। इस नंबर को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। तो पहला नंबर हमारा 2 आ रहा है, दूसरा हमारा 1/2 आ रहा है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इस क्वेश्चन का उसने बोला था इसको इंटीग्रेट करो। ये डेफिनेट इंटीग्रल कैसे, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो सिंबल बना है इंटीग्रेशन का, इसके ऊपर नीचे कुछ नंबर लिखे हैं, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसे आप करते आ रहे थे, बस आपने बाद में लिमिट्स डाल देनी है। लिमिट कैसे डलती है एक बार फिर सुन लो, पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं, बस इतना सा सिंपल सा फंडा है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो तुमको समझ ही ना है। इसको कॉपी करेंगे आप, जल्दी से कॉपी। देखो भैया आगे की कहानी समझाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझाने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे। देखो बच्चे, हमें इस चैप्टर में करना क्या है उस पर फोकस करते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या होगा, जैसे कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, सब लोग जानते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, सब लोग जानते हैं, छोटी छोटी सी बातें। मान लो मैंने ना आपको एक कर्व दिया y इक्वल टू एफ एक्स करके। ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ये कर्व सर्कल हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, ये इलिप्स हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुम्हें कर्व दिया, तुमने क्या करना है, उस कर्व को अपने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देना। जैसे मान लो हमने कर्व बनाया, वो ऐसे आ गया सपोज, एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये कर्व चलो और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे बहुत बड़ा सा कर्व था। मैंने बोला इस कर्व में ना आप ए से लेकर बी तक इसे इंटीग्रेट कर दो। मान लो वो जो ए पॉइंट था वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर था, और जो बी पॉइंट था वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कहीं था। मैंने बोला इस कर्व को आप ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करो, ऐसा बोला। तो इससे होगा क्या, देखो आप क्या बोलोगे, सर आई इक्वल टू आई मतलब इंटीग्रेशन का साइन होता है। आप ए से लेकर बी तक जो हमारा कर्व है एफ एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे। इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने से क्या होगा, कोई ना कोई आंसर आएगा। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हमेशा एक आंसर कांस्टेंट आता है। क्या आता है, हमेशा हमेशा ही कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये केवल कांस्टेंट नहीं है सिंपल सा। ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली एरिया को डिनोट करता है। यहाँ पर एरिया कैसे आता है ध्यान से समझेंगे। ये जो हमारा कर्व था, जब हमने इस कर्व को, इतने से पार्ट को हमने ए से लेकर बी तक जब इंटीग्रेट किया ना, तो उससे होता क्या, उसका रिजल्ट ये आता है कि कर्व के नीचे का सारा एरिया हमको मिल जाता है। जो भी कर्व होता है ना उसके नीचे का हमें एरिया मिल जाता है, और यही हमें निकालने को बार बार इस चैप्टर में बोलेगा। वो क्या बोलेगा, कर्व के नीचे का एरिया निकालो ए से लेकर बी तक।
तो आपको कुछ नहीं करना, आपने ए से लेकर बी तक उस कर्व को इंटीग्रेट कर देना है, आपको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये एरिया मिल जाएगा। अब ये एरिया हमेशा एक्स एक्सिस तक ही मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा, इससे नीचे का हिस्सा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अभी ये सुनने में थोड़ा सा अटपटांग सा लग रहा होगा, समझ में कम आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, जितना भी समझ में आया दैट इज वेल एंड गुड, उससे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे यू विल गेट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। अभी के लिए इतना बहुत है, आप पहले इतने से पार्ट को जो मैंने बताया कॉपी कर लें। सुने देखो इस चैप्टर में क्या होगा ना, कुछ छोटे छोटे से कर्व तुम्हारे सामने बार बार आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर कुछ कर्व डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पैराबोला। ये ना मैं ज्यादा कर्व नहीं करवाऊंगा, जैसे जैसे कर्व हमारे सामने आते रहेंगे मैं करवाता चला जाऊंगा। तो अभी जो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है उसमें पैराबोला ही आएगा। पैराबोला आपको पता होगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो फटाफट से शुरू करते हैं, जिसमें जो पहला पैराबोला है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड पैराबोला या राइट हैंडेड ओपन पैराबोला, राइट हैंडेड ओपन पैराबोला। आपको नाम वाम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए। राइट हैंडेड पैराबोला कैसा नजर आता था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमने 11th में देखा था। इसका जो इक्वेशन होता है, मतलब सॉरी जो इसका ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, ऐसा याद हो तुम लोगों को। ये राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड के बाद होता है लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, आपको शायद याद भी होगा थोड़ा सा 11th क्लास। लेफ्ट हैंडेड में इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4x, बस माइनस लग जाता है, ग्राफ इसका इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है भैया, ठीक है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अभी मैं मेंशन नहीं करूंगा आगे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम करें थर्ड नंबर पे, वो होता है अपवर्ड। जो अपवर्ड पैराबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये भैया तुम्हें याद होनी चाहिए, इनको भूल मत जाना। अगर ये इक्वेशंस और ग्राफ याद नहीं है तुम्हें तो फिर मुश्किल हो जाएगी इस चैप्टर में आपको। अपवर्ड के बाद आता है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड की अगर बात करें तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब तुम फटाफट से चारों ग्राफ बना लो, जब बन जाएंगे तो मुझे बता देना। चलो बनाओ। देखो बच्चे ये 4 टाइप्स के पैराबोला आपके हो गए हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ कॉपी मत करना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा कॉपी करने का, आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.1 है। 8.2 एक्सरसाइज आपके पूरे सिलेबस में से डिलीट हो गई है, तो हमको 8.1 करना है और मिसलिनियस करना है। मिसलिनियस में भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे डिलीट हो चुके हैं, तो मुबारक हो, चैप्टर आधा हो गया। तो पहले से तो सबसे आसान है वैसे भी इसमें। देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 1, x एक्सिस एंड x इक्वल टू 4। ये 4 चीजें हमें दी हैं, इन चीजों से जो एरिया बाउंड होगा वो हमें निकालना है। तो देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी के चक्कर में मत रहना। पहली जो हमें इक्वेशन दी है वो दिया y स्क्वायर इक्वल टू x, फिर हमें दिया है x इक्वल टू 1, फिर हमें दिया है x इक्वल टू 4, फिर हमें दिया है x एक्सिस। ये 4 इक्वेशंस हमें दे रखी है, अब हम इन चारों को प्लॉट करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। देखो बेटा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको पैराबोला की इक्वेशंस लिखवाई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले पैराबोला ही आपके सामने दे रखा है। कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x कौन सा पैराबोला बताया था मैंने आपको, राइट हैंडेड ओपन पैराबोला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रफली फिगर्स बनानी है, कुछ मेजर नहीं करना है। ये हमने क्या करा, एक राइट हैंडेड ओपन पैराबोला बना दिया ऐसे। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मार्क नहीं करने है, टेंशन मत लो, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसी फिगर आपको एग्जाम में बनानी है। ये बना लिया, बस बनाना पेंसिल से, ठीक है। अभी आप पेन से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 1 लिखा है। मान लेते हैं भैया x इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से जा रही है ना, मान लिया हमने। ये वाला पॉइंट फिर कितना हो गया, ये 1 हो गया, और इस लाइन का नाम क्या हो गया, इस लाइन का नाम हो गया x इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया होगा। फिर एक x इक्वल टू 4 वाली लाइन भी है, तो मान लेते हैं वो लाइन यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, वाला पॉइंट 4 हो गया। तो हमने ये प्लॉट कर लिया, ये प्लॉट कर लिया, ये प्लॉट कर लिया, अब रह गया एक्स एक्सिस।
तो आप क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना बेटा, इसको आप थोड़ा डार्क कर देंगे। पूरी लाइन को डार्क करना है आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है ना उसने, तो इस पूरी लाइन को आप क्या करना है, डार्क कर देना एज कंपेयर टू वाई एक्सिस, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस मांगा है इसलिए हमें इसे डार्क करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये चार कर्व में बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो शायद आपको भी यही चीज नजर आ रही होगी जो मुझे नजर आ रही है। ये हिस्सा हमारा बाउंड हो गया जिससे मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने शेड कर दिया, ये हमारा हिस्सा जो है यहाँ पे बाउंड हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। अभी कॉपी के चक्करों में मत रहना, बस सुनते रहो। अच्छा, ये जो हमने बनाया था सबसे पहले वाला कर्व, ये वाला, ये कौन सा था, ये था पैराबोला। ये कौन सा था बेटा, पैराबोला। अब देखो पैराबोला में टेक्निकली अगर हम देखें, राइट हैंडेड पैराबोला में एक ही ऊपर वाली ब्रांच होती है, एक ही नीचे वाली ब्रांच होती है। बेटा एक मिनट होल्ड करना यार। देखो बेटा, मैं ये बोल रहा था जो पैराबोला होता है उसकी टेक्निकली दो ब्रांच होती है, एक ही ऊपर वाली होती है, एक ही नीचे वाली होती है। मान लो ये यही कर्व है जो हमने प्लॉट किया था y स्क्वायर इक्वल टू x। अब इस y स्क्वायर इक्वल टू x में ना, ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, यहां से अगर मैं y को वैल्यू निकालूंगा तो एक तो यहाँ पर रूट एक्स आएगा, दूसरा आएगा माइनस रूट एक्स। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना बेटा, इसको हम बोलेंगे y इक्वल टू रूट एक्स। और जो नीचे वाली ब्रांच है क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसे बोलेंगे y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस ऐसा क्यों करा यह भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको मैं ग्राफ पे भी प्लॉट करके लिख देता हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो ऊपर वाली ब्रांच है तो ये क्या है, y इक्वल टू पॉजिटिव रूट एक्स है, और ये जो नीचे वाली ब्रांच है ये क्या है बेटा, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये बाउंडेड एरिया निकालना है, ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से किया था जिसपे मैं टिक मार रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको निकालेंगे कैसे, तो बहुत आराम से देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। हमको निकालना है बाउंडेड एरिया, हमें क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया। अभी जो बाउंडेड एरिया निकालना है हमें 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब बेटा ये जो 1 और 4 है ये एक्चुअली x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की, क्योंकि x एक्सिस पे लिखा है। तो इधर हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन ऑफ x क्या होता है, जरा उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा जरा एक और याद है, जब मान लो हमें एक इक्वेशन लिख के दी किसी ने, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इक्वल टू समथिंग लिखा है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। और अगर मान लो इसी में मैं x अलग कर लूं, तो x अलग करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अब आप खुद IQ लगा के बोलो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ y। बात समझ में आ रही है। इसमें नोटिस करने वाला क्या होता है, फंक्शन ऑफ x जो होता है हमेशा y के इक्वल होता है, जबकि फंक्शन ऑफ y जो होता है वो हमेशा x के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप आके चलो फिर से मेरी बात को सुनेंगे। हमने ये जो 1 और 4 का वैल्यू लिखा है ये किसका वैल्यू है, ये x एक्सिस के ऊपर का वैल्यू है। अगर हम x एक्सिस की वैल्यूज का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर कभी ऐसा होगा हम यहाँ पे y की वैल्यू भी लिखेंगे, तो आंसर है यस, ऐसा होने वाला है आगे जाके। इसलिए मैं इतना बार बार बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू, समटाइम ऐसा होगा कि y की वैल्यूज भी होंगी। तो जब हम यहाँ पर y की वैल्यूज लिखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आएगा। अभी क्या लिख रहे हैं हम, अभी हम यहाँ पे x का वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए इधर हम फंक्शन ऑफ x लिख रहे हैं। अभी जो फंक्शन ऑफ x है निकलेगा कैसे उस पर बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ x का होता है y इक्वल टू समथिंग। हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इस ऊपर वाली ब्रांच में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट को जिसे मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। अब ये जो छोटी सी ब्रांच है किसका हिस्सा, वो तो इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर y का वैल्यू किसके इक्वल है, रूट एक्स के। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ x का काम करेगा, यहाँ पर ये हमारा fx है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से 4 लिखेंगे, fx की जगह पर रूट एक्स डाल देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यही हमारा आंसर है। आपको वैसे सोल्व तो कर दो भैया, सोल्व अभी कर देंगे, बात करते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की। तो इसको सोल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली, ये तो आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है, बाद में 1 और 4 डालना है। तो अब उस चीज को भी हम एक बार कंप्लीट कर देते हैं। ये मैंने डन इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आंसर मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा निकाल देता हूँ। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2 और 3। 1 और 4 हमारी लिमिट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा अगर अंदर कभी भी कांस्टेंट हो जैसे 3/2 है, तो आप चाहो तो इसे पहले से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है, इसे चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो। इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
पहले तो x की जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, तो पहले मैंने x की जगह पे अपर लिमिट लिख दिया, फिर मैंने x की जगह पे लोअर लिमिट लिख दिया, और बीच में हमेशा क्या आएगा बेटा बोलो, माइनस आएगा। ये हमने ब्रैकेट अपना बंद कर दिया, पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो 8 आ गया, ये 1 आ गया, कुल मिला के 7 आ गया। 7 इंटू 3 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया इसलिए हम इसको स्क्वायर यूनिट्स के अंदर लिख रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें पहला क्वेश्चन कितना समझ में आया, व्हाई नॉट इट। बहुत दिमाग में प्रेशर पड़ रहा होगा, बट तुमने ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचोगे तो कम समझ में आएगा। जितना समझ में आ गया 10%, 15%, 20%, 50%, जिसको जितना समझ में आ गया शांति से बैठ जाओ। अभी जब हम और एक आध क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा चैप्टर। शुरू में ये चैप्टर अजीब सा लगता ही है। चलो इसे कॉपी करो तुम। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ खास अलग नहीं है इसमें। इसमें भी आपको पैराबोला दिया राइट हैंडेड, x इक्वल टू 2 दे दिया, x इक्वल टू 4 दे दिया, x एक्सिस दे दिया, और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और लिख दिया उसने। तो हमारा जो एरिया बाउंड होगा वो वैसे भी इन 4 से भी ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बाउंड होने वाला है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने से कुछ फायदा नहीं है हमको, ठीक है। आओ जरा इसको करते हैं। अब आप मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, फिर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, x एक्सिस, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साथ में और बोला था उसने, तो ये भी लिख लो आप। ये तो हो गया जो उसने बोला, हमें गिवन कर रखा है। अब हम फटाफट से अपने ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से y स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला, तो बना दिया हमने राइट हैंडेड पैराबोला। फिर x इक्वल टू 2 की लाइन मान लो ये बन रही है, इसमें y एक्सिस लिख लो नहीं तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन भी मार्क कर लो। ये मान लो x इक्वल टू 2 वाली हमने एक लाइन ले ली, और ये मान लो x इक्वल टू 4 वाली लाइन ले ली, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जो ऊपर वाला कर्व है ये क्या होगा, यहां से तुम y वैल्यू निकालोगे, y वैल्यू निकालोगे तो 3√x आएगा, या तो ये आएगा या तो -3√x आएगा। तो ऊपर वाला कर्व कितना है, y इक्वल टू 3√x है, और नीचे वाला कर्व कितना है, y इक्वल टू -3√x। अब अगर हम बात करें, जो भी हमारे कर्व है हमने प्लॉट कर ही दिए, x एक्सिस तो पहले से ही बना हुआ है, हमें इतना समझ में आएगा हमारा बाउंडेड एरिया भैया ये वाला। तो तुम लोग इसको हाईलाइट कर लो कि हमारा बाउंडेड एरिया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, सेम कहानी है। देखो ये वाला जो कर्व है इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने नीचे का सारा एरिया हमें दे देगा। और वो एरिया कहाँ तक आता है, ध्यान रखना हमेशा x एक्सिस तक, इससे नीचे का एरिया नहीं मिलेगा, ये वाला एरिया कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये निकालना है तो फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा निकाला और इसका डबल कर दिया, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना, दोनों एरिया सेम ही होंगे, सिमेट्रिक फिगर होती है एक्चुअली। बट कोई बात नहीं, मांगा नहीं है तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे इसमें बाउंडेड एरिया निकालना है तो बाउंडेड एरिया क्या होगा, बहुत आसान है, अब तो समझ में आ गया। 2 से लेकर 4 तक फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू समथिंग वाला पार्ट यहाँ पर ये है 3√x, हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको तुम खुद इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। फटाफट से इतना कॉपी कर लो, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब जैसे ही दूसरा क्वेश्चन हुआ होगा ना, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है। इसको कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी पैराबोला वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4y, सॉरी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब बोले। तो पहले हम यहाँ पे अपने ग्राफ लिख लेते, मेरे साथ साथ लिखो आप लोग, कॉपी करो। x स्क्वायर इक्वल टू 4y दे रखा है, लिख लिया। फिर y इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 4 दे रखा है, y एक्सिस दे रखा है, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला है। जो भी काम करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, ठीक है। चलो देखो कितना लिख लिया, अब आगे देखेंगे, ठीक है। देखो भैया ये बच्चे हमारा x एक्सिस है, सब लोग जानते हैं, ये y एक्सिस है। मेरे साथ साथ ग्राफ बना लेना। अब अगर बात करें y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये तो अपवर्ड पैराबोला है, तो बना दिया हमने अपवर्ड पैराबोला, ऐसे बना दिया ऐसे।
फिर उसने बोला y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 की लाइन मान लो यहाँ पर कहीं, थोड़ा ज्यादा ही नीचे बन गया, आप थोड़ा ऊपर करके बना लेना, ठीक है। ये मान लो y इक्वल टू 2 है और ये मान लो y इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आप मान लो 4 है और ये वाला पॉइंट मान लो आप 2 है। तो इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 4, इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 2। बाकी ये आपकी y डैश है, ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, सही है। अब आगे देखो, उससे बोलता है जो भी काम करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। y एक्सिस भी बोला, y एक्सिस ऑलरेडी प्लॉटेड है, आप उसे डार्क कर सकते हो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, इन सारी चीजों को मिलके ये वाला हिस्सा बाउंड होगा, ये वाला, ये तो शायद आपको भी नजर आ गया होगा कि यही हिस्सा बाउंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड एरिया आ गया। इस बार क्या हुआ, बाउंडेड एरिया जो है ना वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को टच कर रहा। तो आप ये समझ के चलो कि इस बार जो है ना आप टॉर्च यहाँ से जला रहे हो, इधर से आप एक टॉर्च जला रहे हो इस कर्व के ऊपर, इसका शेडो जो है ना वो यहाँ जाके गिरेगा इस एक्सिस पर, यहाँ पर, ठीक है, इधर गिरेगा। तो अब क्या होगा, हम 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट तो करेंगे। बाउंडेड एरिया देखना कितना स्मार्टली अलग ढंग से आएगा। इस बार बाउंडेड एरिया कैसा आएगा, 2 से लेकर 4 तक लिखेंगे, बट ये जो 2 और 4 है ये किसका वैल्यू है, तो y का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ y आएगा। अगर फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना। ऊपर क्या था, हम x की वैल्यूज ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहानी चलेगी। अब आगे देख लो, जब फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, फंक्शन ऑफ y क्या होता है, x इक्वल टू समथिंग। यहां से जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगा 2 रूट वाई, दूसरा कितना आएगा -2 रूट वाई, ऐसे 2 वैल्यूज आएंगी, जिसमें ये वाला कर्व कौन सा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला 2 रूट वाई वाला ये है, और ये वाला कर्व क्या होगा, x इक्वल टू -2 रूट वाई वाला, सही है। हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। 2 से लेकर 4 तक फंक्शन ऑफ y हमारा ये वाला आ जाएगा यहाँ से, डेट इज 2 रूट वाई, 2 रूट वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा डी वाई। नाउ आंसर एक्सट्रैक्टा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। y की रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम t की रिस्पेक्ट में t का करते थे, वो आपको पता है। तो इंटीग्रेट करने के बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, यू विल गेट योर आंसर। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, कॉपी कर लो बेटा। ये जो मैं इनके इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूँ ना, इसको कर लेना पूरा और आंसर टैली कर लेना, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, इलिप्स का यूज होने वाला है। तो मैं आपको पहले इलिप्स पढ़ा दूं। इलिप्स जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, आप लिख लो एक बार कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स कौन सा होता है वो बता रहे हैं आपको। इसका इक्वेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो ए का वैल्यू होता है वो बेटा वो बी से बड़ा होता है। और अगर बात करें हम इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ओवल शेप का, ऐसा कुछ। ये इलिप्स का शेप है। इसमें मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना देता हूँ, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं पता होंगे दिक्कत होगी। देखो ध्यान से सुन लो पहले, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है इसके अंदर वाई एक्सिस। काफी सारे बच्चों को तो पहले से भी पता होगा। ये आपका वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया। इसमें ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, इधर वाला, ये होता है a,0, और ये वाला पॉइंट होता है आपका -a,0। ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, भैया ये कोऑर्डिनेट याद रखना, अगर ये कोऑर्डिनेट भूल गए तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बाद वर्टिकल इलिप्स, बिल्कुल इसका रिवर्सल टाइप का ही है, वो भी देख लो, फिर बनाते रहना आराम से। नेक्स्ट आपका वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स के अंदर इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और जो ए है वो फिर से बी से बड़ा ही है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो भी ओवल शेप ही बनेगा, बट इस बार वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं, अब इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी डाल देते हैं, इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ऊपर यहाँ पर वाई एक्सिस है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके कोऑर्डिनेट्स, वो मत गलत लिख लेना भैया। इस बार जो ए है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0,a बन जाएगा, ये वाला आपका 0,-a बन जाएगा, ये वाला b,0 बन जाएगा, ये वाला -b,0 बन जाएगा।
भैया देखो, अगर कभी भूल जाओ तो थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड भी इस्तेमाल कर लिया करो। अगर मान लो आपको ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, तो ये एक्चुअली पॉइंट कौन से एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे कट करते हो तो वहां पे वाई जीरो होता है, तो एक बार ये जब हम इसमें वाई जीरो डाल देंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस ये आ जाएगा। ऑब्वियसली प्लस से राइट हैंड साइड पे होगा, माइनस से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। और एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसा होता है, समथिंग कोमा जीरो टाइप का। तो जब आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी तो आप पॉइंट लिख पाओगे। और ऐसे अगर आपको वाई एक्सिस वाले पॉइंट चाहिए तो उसको एक्स को जीरो पुट कर दो। अगर कभी तुम कोऑर्डिनेट लिखने भूल जाओ, तुम्हें याद नहीं आ रहा ए कहाँ जाता है बी कहाँ जाता है, तो सबसे बेटर तरीका है थोड़ा मैथमेटिकल माइंड इस्तेमाल कर लिया, काम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, आज के लिए इतना बहुत है, क्वेश्चन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय 16। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करो, समझ में सबको आ जाएगा। वाई स्क्वायर बाय 1। तो जैसे ही हमने इसको देखा, हमने फटाफट से इसकी फिगर बना ली। सिर्फ एक इकलौता कर्व ही दे रखा है तो इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बनाते हैं इसकी। ठीक है जी, तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये लिख दिया इधर एक्स एक्सिस। ये मेरे बच्चों वाई एक्सिस है, ये बेटा हमारे पास वाई डैश है, और ये वाली लाइन हमारे पास एक्स डैश है। बीच में ओरिजिन हो गया। बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, अगर आप भूल जा रहे हो तो आपको पता है कि y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 होगा। तो आप इस इक्वेशन में y को 1 मिनट के लिए हटा लीजिए, तो आपको नजर आ जाएगा x का वैल्यू +4 और -4 आएगा। तो +4 हमने यहाँ लिख दिया और -4 हमने यहाँ लिख दिया। फिगर आपको याद होनी चाहिए क्योंकि फिगर आपको एग्जाम में बनानी पड़ेगी, इसके नंबर मिलते हैं। ये आ गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस इलिप्स का एरिया निकालो, मतलब हमें सारा पोर्शन निकालना है, सब कुछ निकालना है, जितना भी अंदर का पार्ट है हमें सारा निकालना है। तो हमने सारा ना निकालते हो, हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, हमने बोला हमने इतना पार्ट निकाल लेते हैं, इतना वाला ये पार्ट हम निकाल लेते हैं। इतना पार्ट निकाल लेंगे तो ये चारों तो सिमेट्रिक है, इतना एरिया निकाल के हम 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखो फिर से कुछ बातें सुनेंगे बहुत अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 से लेकर इस 4 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। किस कर्व को, लेट मी शो यू। ये मेरे पास कर्व है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। देखो थोड़ी सी बातें और सुन लो अच्छे से, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम सबसे पहले लिमिट्स ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से इस 0 से हम यहाँ 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। कुछ बच्चों को वहम हो जाता है, वो 3 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो तो x एक्सिस की ही वैल्यू लोगे। तो x एक्सिस में ये पॉइंट एक 0 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 है, तो हम 0 से 4 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। बेटा जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक फीलिंग ये रखनी है मन के अंदर कि ये ना जो कर्व है जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये वाला, इसका शेडो ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे। तो जब इसका शेडो बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आएगा स्ट्रेट, तो ये पोर्शन हमें सारा मिलना शुरू हो जाएगा। ये फीलिंग आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि हमें ये एरिया ऐसे मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हमें एरिया मिलता चला जाएगा। ये एरिया जब हमें मिल जाएगा तो हम इसका 4 गुना कर देंगे तो हमें इलिप्स का पूरा एरिया मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो हमें क्या निकालना है, हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला आप क्या करो, 0 से लेकर 4 तक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको समझाया था, अगर हम x की वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, 0 और 4 x का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, fx लिखेंगे, और यहाँ पे dx आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था ऐसा करने से हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा जो मैंने रेड कलर से कवर किया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें ये बाकी बचे हुए एरिया भी मिल जाएंगे। पहली बार इतना समझ में आ गया। अब आगे कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले fx को निकालेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन था x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। मैंने आपको समझाया था फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है y = समथिंग। जो y = होता है उसको हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, हम यहाँ से y अलग कर लेंगे। तो आ जाओ बेटा y अलग करते हैं। ये आपको फेयर में दिखाना है, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन करके दिखा देंगे आप। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा y² / 9। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऐसे आप कर सकते हैं। यहां से y² कितना आ जाएगा, 9/16, 16 - x², ये आ गया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। तो यहां से हम y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3/4
16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, बाहर प्लस और माइनस दोनों आएगा। अब ये प्लस माइनस हमें क्या दिखा रहा है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। बच्चे जो ऊपर वाला कर्व है, लेट मी शो यू, थोड़ा सा कलर डार्क करते हैं। ये वाला जो कर्व है, ये ऊपर वाला, ये पॉजिटिव कर्व होगा, जिसका इक्वेशन कितना होगा इस पूरे कर्व का, y इक्वल टू 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया हमारे पास, अभी अभी हमने y को अलग किया, ठीक है। ये ऊपर वाला कर्व पॉजिटिव होगा और ये जो नीचे वाला कर्व है, ये वाला कर्व नेगेटिव होगा। तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू -3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो जो चीज ऊपर की तरफ है ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वैल्यू है, और जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव वैल्यू है। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो हमें कौन सा लेना है सोचो, ऑब्वियसली हम ऊपर वाला लेंगे। क्यों लेंगे हम ऊपर वाला, क्योंकि हम इस एरिया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम ये ऊपर वाला कर्व यूज करेंगे, ये वाला कर्व हम यूज करेंगे। अब ये जो कर्व है, ये किस कर्व की ब्रांच है, इस वाले कर्व की ब्रांच है। तो इसका इक्वेशन भी यही होगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं बार बार ब्लैक कलर से, ये वाले का इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले का सब पार्ट है। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स की जगह वो ऊपर वाला कर्व लिख देंगे। मतलब हमारा जो बाउंडेड एरिया है बेटा, वो क्या आ गया फाइनली, वो आ गया 0 से लेकर 4 तक। फंक्शन ऑफ एक्स मैंने आपको बोला था, तो आप यहां भी देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हमने एफ एक्स लिखा। 4 टाइम्स किया था, मैंने बता दिया 4 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारा एरिया चाहिए। आप इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। बाकी हमारा 0 से 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इस 4 से इस 4 को आप काट दीजिए, बाकी ये जो हमारे पास बच गया इसको अभी हम इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं इस क्वेश्चन को अभी इंटीग्रेट भी करा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। पहले आप इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो, और अगर डाउट है इतने कॉन्सेप्ट में तो पहले इसको पूछ लो। जल्दी कॉपी करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के लिए बता देंगे, मैं यही बैठा करें। देखो बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेट की बात अगर हम करें तो 0 से 4 है बेटा, प्लीज आप इंटीग्रेशन साथ साथ लिख सकते हैं, तो टाइम सेव हो जाएगा हमारा। ये है अभी जो इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसमें जो है फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला हमने आपको स्पेशल 9 के अंदर बताया था। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का वैल्यू सामने होता है x/2 इंटू सेम मतलब ये आएगा, ठीक है। और फिर बीच में प्लस आता है a²/2 साइन इनवर्स x/a। प्लस में हम c लिखते हैं, बट मैंने आपको बोला जब हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो c नहीं लिखना। यहाँ फॉर्मूले में आप चाहो तो c लिख सकते हो, बट अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। अब जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख देख के वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू हो जाते हैं हम लोग। ये 3 पहले से पढ़ा है, इसको पढ़े रहने दो। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, हमने लिखा x/2 अंडर रूट सेम, तो सेम में क्या मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, चलेगा। 4² माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये लिख दिया। फिर आएगा a²/2, तो यहाँ पे a का काम 4 कर रहा है, तो हमने लिखा 4²/2। यहाँ पे फिर साइन इनवर्स x/a, x का काम x कर रहा है, a का काम यहाँ पे 4 कर रहा है, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स को हम बाहर लिखते हैं, आप सबको पता है। अब आपने करना कुछ नहीं है, एक बार अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है। आज वो भी कर देते हैं। ये 3 है, 3 रहने दो। एक करली ब्रैकेट मैंने ले लिया। सबसे पहले मैंने पूरे अंदर जहां जहां एक्स है मैं वहां 4 डाल दिया। तो बेटा जैसे ही मैं यहाँ पर 4 डालूंगा ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ मत डालो, मतलब डालो नहीं मतलब छोड़ दो, डल गया समझ लो। फिर यहाँ पर आप 4 डाल लीजिए। जब हम 4 डालेंगे, ये तो 16/2 है, 16/2 कटकर 8 हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर साइन इनवर्स, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक बार 4/4 लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये हमने अभी तक क्या किया, अपर लिमिट पुट करी। अगर आपको दिक्कत आती है, बाद में लगता है भूल जाओगे कि ये इसके आगे वाला पार्ट कहाँ गया, तो आप एक 0 और लिख सकते हैं, आपको समझ में आ जाए इसमें 4 डालने पे 0 आ रहा है। अगर आपको लगता है भूल जाओगे तो लिख लेना। ये हमने क्या किया, पहले हमने इसमें अपर लिमिट डाल दी,
अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट डालने के बाद इस क्वांटिटी को हमने एक अलग ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब बीच में हम लगाते हैं जी माइनस, आपको पता है। अब हम डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। तो बाय चांस जब आप यहाँ 0 डाल रहे हैं तो ये फिर से 0 हो गया, प्लस ये क्वांटिटी तो फिर से 80 आएगी आपकी, बाकी ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट बंद। हमने क्या किया अभी? हमने अपर लिमिट डाली माइनस हमने लोअर लिमिट किया। ठीक है, ये बात सबको समझ आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 3 हो गया, करली ब्रैकेट वहीं का वहीं है। ये 8 इंटू साइन इनवर्स 1 है, ठीक है, माइनस इस ब्रैकेट की अगर बात करें बेटा ये 0 है। साइन इनवर्स 0 कब होता है? 0 पर। तो ये क्वांटिटी भी 0 ही होगी, इसमें कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अब अगर हम बात करें, ये 3 इंटू 8 हो गया 24, इसको 24 लिख दो। और साइन इनवर्स 1 कब होता है? पाई/2 पर होता है। तो थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व आ रहा है। टोटल इस क्वेश्चन का आंसर 12 पाई आ गया। स्क्वायर यूनिट्स हम जरूर लिखेंगे क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो किसी का रह गया हो तो। मेरे बच्चे अभी अभी हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया। देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक मेथड और भी है। इसको करने का एक मेथड और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अब अगर कोई बच्चा चाहता ना तो वो लिमिट -4 से लेकर 4 तक यूज कर सकता था। -4 से 4 मतलब एक्स की वो ये वैल्यू लेता और डायरेक्टली ये लेता। तो अंदर फंक्शन ऑफ एक्स तो आएगा ही, मतलब अंदर तो यही आएगा 3/4 16 माइनस एक्स पर अंदर यही आएगा। बट इस बार बाहर उसे कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। जब वो ट्वाइस करेगा, ये वाला एरिया तो उसने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो नीचे का भी चाहिए तो हमने डबल कर दिया। ऐसे भी कर सकते थे। ओके, इसको करने का एक तरीका और भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे समझने की कोशिश करेंगे कि मैं करने क्या वाला हूँ। आप समझने की कोशिश करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है। हमारे पास ये इक्वेशन था, हमने वापस से इसको प्लॉट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छे से देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कॉपी के चक्कर में नहीं रहना, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड पे काम करो। ये मेरे पास, मैंने वापस से इसको बनाया और मैं एक बार फिर से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा। यहाँ पर हमारा 4,0 आया था, इधर -4,0, इधर 0,3, जो हमसे पहले गलती हो गई थी 3,0 लिख दिया था, उसे ठीक कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। ये ओरिजिन हो गया। देखो एक बच्चे ने मुझे ये बोला, सर आपने बोला ये एरिया निकालना है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। सर क्या जरूरी है हम एक्स की ही लिमिट लें? मैंने बोला बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप वाई की लिमिट भी ले सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा y की लिमिट लेता है तो उसके लिए 0 से 3 लिमिट्स हो जाएंगी। तो एक बच्चे ने क्या करा, 0 से 3 तक लिखा। जब उसने y की लिमिट यूज करी तो यहाँ पे फंक्शन क्या लिखेगा? वो y का ही लिखेगा, फंक्शन ऑफ y लिखेगा। फिर इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा मिलेगा उसको यही वाला एरिया, यही एरिया उसको भी मिलेगा, तो उसको भी 4 गुना ही करना पड़ेगा। तो ये उसका बाउंडेड एरिया आ जाएगा। तो एक बार जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम लिमिट ये यूज करते हो, y की यूज करते हो, ठीक है, तो इस बार कर्व कौन सा होगा? कर्व यही रहेगा, कर्व नहीं बदलेगा, कर्व तो यही रहेगा। मैं फिर से कोई मार्क कर देता हूं, यही कर्व रहेगा। इस बार शैडो ना थोड़ा सा इधर नीचे गिरने की जगह उधर गिरनी शुरू हो जाएगी। मतलब तुम अब ऐसे समझो, अगर हम जिसकी लिमिट यूज करते हैं, जैसे अगर हम एक्स का लिमिट यूज करते हैं, तो तुम ये सोचा करो, हमने ना यहाँ पर एक हमारे हाथ में टॉर्च है, हमने वो टॉर्च जलाई, उस टॉर्च से लाइट निकल रही है, उस लाइट की वजह से ना नीचे शैडो पड़ रहा है। अब इस बार हमने टॉर्च यहां ना जलाकर, समझ लो टॉर्च हमने यहां पकड़ ली, इधर टॉर्च पकड़ ली, इसमें से लाइट निकल रही है, और इस कर्व पे जब वो लाइट पड़ेगी तो इस बार इसका शैडो कहाँ गिरेगा? वाई एक्सिस पे गिरना शुरू हो जाएगा। शैडो कहाँ गिरेगा? वाई एक्सिस पे। बट दिमाग लगाओ, कवर तो फिर भी यही हिस्सा होगा, बट इस बार ही इस डायरेक्शन में कवर होगा। मैं एक बार फिर से बनाकर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जब हम वाई एक्सिस की लिमिट लेंगे तो शैडो इस तरफ गिरेगा, ऐसे, ये ऐसे सीधा सीधा गिरेगा। कवर सारा एरिया ही होगा, वही एरिया कवर होगा जो पहले कवर हुआ था। बस थोड़ा सा साइकोलॉजी हमारी चेंज हो जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस हमारा चेंज हो जाएगा पहली बार। ठीक है, 0 से 3 हमने लिमिट ले ली, चलेगा। यहां पर क्या चेंजेस आएंगे वो समझो। जब हमने 0 से 3 ले लिया, अब इस बार जो कर्व लिखेंगे फंक्शन ऑफ वाई लेंगे। फंक्शन ऑफ वाई क्या होगा? एक्स का वैल्यू। तो तुम इसमें से क्या कर सकते हो? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो x² बाय 16, मैं रफली कर रहा हूं थोड़ा सा, यह आ जाएगा 9 - y² बाय 9।
एलसीएम एलसीएम लेने के बाद फिर यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो 4/3 आ जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में आ गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो इस बार क्या होगा अच्छे से समझेंगे। ये वाला जो कर्व है, ये वाला पूरा कर्व देखते रहो, ध्यान से देखना कहां तक जा रहा हूं। ये वाला पूरा कर्व जो है इस बार, ये पूरा कर्व क्या है, x इक्वल टू प्लस 4/3 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे को एक बात बताओ, फिर ये वाला कर्व क्या हुआ, ये x इक्वल टू नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, x इक्वल टू -4/3 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक बात बताओ, हम कौन सा यूज करेंगे, हम तो राइट साइड का यूज कर रहे हैं ये वाला। जब हम राइट साइड का यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में तो ये है, तो इसमें फंक्शन ऑफ y कितना हो गया, 4/3 9 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यू गॉट एवरीथिंग जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आप चाहो तो आप y की लिमिट लेके भी कर सकते थे, आप चाहो तो आप x की लिमिट लेके भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग x की ही लिमिट लेते हैं क्योंकि उनको थोड़ा वो कन्वीनियंट लगता है। सम टाइम हम इतने बुरे फंस जाते हैं कि हमको y की लिमिट लेनी ही पड़ती है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में था। जो ये गीता कॉलोनी वाले बच्चे ना, उनका शायद ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके सेपरेट बैच में इस क्वेश्चन को डिस्कस करा दूंगा। इसमें हम स्टक हो जाएंगे कि हमें y का ही लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस y की ही दे रखी है। गीता कॉलोनी के जो बच्चे हैं शायद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, बट जब हम आपके बैच में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वापस इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना, दूसरे बैच में हो चुका है क्वेश्चन। आई होप आपको एक क्वेश्चन दो तरीके से समझ में आ चुका है। आप x की भी लिमिट ले सकते हो और आप y की लिमिट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम ही आता है। आई रिकमेंडेड यू कि जो फोर्थ का सेकंड वाला मैंने मेथड कराया, आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ज्यादा आप लिखने के चक्कर में नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। करना तो आपको एक ही मेथड है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। देखिए मैंने काफी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था। इलिप्स के मैं टाइप समझा चुका हूँ, ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे बेस्ड था, ये वर्टिकल इलिप्स पे बेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो x की लिमिट लेकर सोल्व कर लो, आप चाहो तो y की लिमिट लेकर सोल्व कर लो, मैं तो दोनों तरीके से आपको समझा ही दी, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर लेना, कोई इसमें दिक्कत वाली तो बात नजर आती नहीं मेरे को। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लाइन वाइज ही करते हैं, क्यों छेड़खानी करनी है। देखो अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी चीजों की रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कर्व हैं जो शायद आप बना नहीं पाओगे। तो पहले कुछ कर्व्स को सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, थोड़ी सी और बातें समझेंगे। जहां पर ये अगर मैंने सर्कल बनाया तो ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, h, के, और ये जो आपको नजर आ रहा है रेडियस है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर्कल के अंदर एक बहुत ही यूजफुल हमारा रिजल्ट रहता है, इफ सेंटर जो है वो ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाए। अगर h, के कितना हो जाए 0 0, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है, वो ऑब्वियसली हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सर्कल हमने डिस्कस किया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और कर्व की, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन आप लोगों ने कई बार देखा है, कई बार बनाया है, एक बार फिर से देख लो इसको। y इक्वल टू मॉड एक्स अगर दे रखा है तो डेफिनेशन की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख लो। माइनस एक्स कब आता है, जब x लेस देन 0 होता है। पॉजिटिव एक्स कब आता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, पहली बात। अगर इसकी बात करें इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे आएगा। ये x एक्सिस y एक्सिस बनाया मैंने, ये है बच्चे x एक्सिस, ये है बच्चे y एक्सिस, ठीक है। और देखो मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ ओरिजिन से ना v बना दो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दो। इन दोनों स्ट्रेट लाइन की इंडिविजुअल
इक्वेशन होती है। पूरा ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का। बट ये जो राइट हैंड साइड पे आपको लाइन दिख रही है ये y इक्वल टू एक्स वाली है। जो राइट हैंड साइड पे लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइन है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स की। जल्दी से मॉडुलस का ग्राफ बना लो। कोई ऐसा जिसका रह गया हो? ऐसा कोई जिसका रह गया हो? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद और कुछ ग्राफ्स हैं वो भी देखेंगे हम। बट अगर y इक्वल्स टू के एक्स कभी लिखा हो या x इक्वल टू कभी के वाई लिखा हो, k शुड बी पॉजिटिव, k पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे केस में ग्राफ आप डायरेक्टली बना सकते हो बिना कोई नापे तोले। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए ये ऐसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ऐसे ओरिजिन से जाएगा। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये ओरिजिन है बच्चे, ये वाई एक्सिस है, बाकी आप समझ ही रहे हो। और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू के एक्स लिख लो या x इक्वल टू के वाई। ऐसी अगर इक्वेशन आती है जहां पे k पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे बनेगा, अगर k नेगेटिव है तो ये लाइन ऐसे आ जाएगा यहाँ से। तो वो वाला केस भी बनवा देते हैं आपको, एक बार मुझे बना लेने दो फिर आप बना लेना। तो हैशटैग x इक्वल टू फिर से अगर के वाई हो या y इक्वल टू के एक्स टाइप का हो फिर से, बट इस बार k का वैल्यू नेगेटिव अगर है तो भैया ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ओरिजिन से जाएगा। थोड़ा सा मेरा शिफ्ट हो गया, ये जाएगा ओरिजिन से, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस ऑब्वियसली, ये वाई एक्सिस है। तो फटाफट से इसको आप बना लीजिए। ये दो टाइप की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी कॉपी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। Find area of region in the first quadrant enclosed by the x-axis, this line and the circle। तो उसने बोला है एरिया एक इनक्लोज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उसमें आपको एक्स एक्सिस यूज करना है। सो जा बेटा कोई बात नहीं, इसमें एक्स एक्सिस यूज करना है। एक ये जो लाइन का इक्वेशन दिया x इक्वल टू √3y ये यूज करना है, और सर्कल यूज करना है। तो ये सारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए, कह रहा है निकाल कर दे दो। तो देखो हो जाएगा आराम से। प्लीज मेरे साथ साथ करने की कोशिश मत करना, समझ में थोड़ा कम आएगा। उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, तो थोड़ा बहुत हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस भी यूज करना है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है x इक्वल टू √3y ये दिया है, और सर्कल का इक्वेशन भी दिया है। तो इसको ऐसे मेंशन कर लो आप, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको ना हम थोड़ा सा अभी से स्पेसिफाइड कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेंटर कितना है बेटा, बोलो। सेंटर है 0 0, अभी मैंने आपको समझाया था, एंड इसमें रेडियस कितना है 2। तो ये मैंने सारी डिटेल लिख ली, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट बी विद मी, जल्दीबाजी मत करना कॉपी के चक्कर में, कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा। देखो ये सर्कल बना लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया बेटा, कॉपी नहीं करना, अभी शांति से बैठे दो। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, जरा स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं ना। जो स्ट्रेट लाइन है ये भी मैंने आपको बताया था। ऐसी स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी, तो आप देखिए फर्स्ट केस बताया था, ऐसे ओरिजिन से जाती है। ठीक है, तो इनके ग्राफ्स याद रखोगे तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज पॉइंट वगैरह प्लॉट करने पड़ते हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये लाइन बेटा कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया है। चलो बात करते हैं इसकी। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ये जो सर्कल हमने बनाया इसका रेडियस 2 है, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 2,0 है। पहली बात, एक बात समझ में आ गई। ये स्ट्रेट लाइन बना दी है, इक्वेशन लिख देते हैं x इक्वल टू √3y। बेटा क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली, रिकनेक्ट कर लेना। ठीक है जी, x इक्वल टू √3y, इतना तक सबको समझ में आ गया। फिर उसमें बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, ये अभी तक हमने देखे। एक्स एक्सिस आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, तो अगर आप एक बार सोचे बाउंडेड एरिया कौन सा है तो वो ये होगा, ये बाउंडेड एरिया हो गया। अगर किसी को बाउंडेड एरिया में डाउट हो तो पहले ये पूछ लो, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। क्लास रिकनेक्ट कर लो, डिस्कनेक्ट होने ही वाली है। अब आप एक काम करो, पहले आप इतना सिनेरियो लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन आगे करूंगा। पहले आप इतना लिख लो। अब देखो बेटा, हम सबको ये तो समझ में आ गया बाउंडेड एरिया कैसा है।
अब बात ये करते हैं निकालना कैसे, है ना। तो ये बाउंड्री एरिया आपको नजर आ रहा है, पहले मैं रफली लिखूंगा कि बाउंड्री एरिया निकलेगा कैसे। बेटा सब लोग प्लीज फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं पहले रफली लिख रहा हूँ, बाद में भी फेयरली सब कुछ समझाएंगे आपको। तो बाउंड्री एरिया कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए हमको नजर आ रहा है ये पॉइंट एक जीरो है, जीरो से लेकर 2 तक हमें जाना है। तो हमने क्या करा, अपनी लिमिट में एक तो जीरो इंक्लूड कर लिया, एक मिनट, एक हमने जीरो इंक्लूड कर लिया, एक हमने 2 इंक्लूड कर दिया, और ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू दी है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। इतनी बात क्लियर है। बट ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ये ऐसा डायरेक्टली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, अभी कॉपी के चक्कर में मत रहना। देखो बेटा, जब हम 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे 0 से 2 की तरफ। तो मैंने आपको बोला था जब भी शेड मिलती है हमें, ऊपर से नीचे की तरफ हमें शेड मिलती है, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया, आप ध्यान से देखेंगे। जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो शेड मुझे ऐसे मिलेगी, ऊपर से नीचे ऐसे, ये मुझे शेड मिलती चली जाएगी। और उसके लिए मुझे इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये वाले कर्व को। अब ये कर्व क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे मैं करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। बीच में एक जगह ये वाला पॉइंट आएगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आऊंगा कर्व चेंज हो जाएगा। देखो ये सर्कल ने शेड देनी शुरू कर दी। जो पहले शेड आ रही थी वो कौन दे रहा था, वो सर्कल वो स्ट्रेट लाइन दे रही थी। बट आफ्टर दिस लाइन शेड इस वाले कर्व ने देनी शुरू कर दी। तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, हमको अच्छे से सुनना तभी समझ में आएगा। इस पॉइंट से हमें अपना कर्व बदलना पड़ेगा। ये जो मैंने लंबी लाइन खींची है ना, मान लो ये वाला पॉइंट एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं पता है। तो हमें एक्चुअली अपना बाउंड्री कैसे निकालना पड़ेगा, 0 से लेकर क्वेश्चन मार्क तक तो हमें लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। एंड देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क से लेकर 2 तक हमें सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बात किसके समझ में नहीं आई ये बताओ। क्योंकि देखो 0 से 2 तक जाते हुए हमारा कर्व बदल रहा है। 0 से लेकर क्वेश्चन मार्क तक हमें नजर आ रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शेड नीचे फेंकेगी, क्योंकि ये हमारा बाउंडेड एरिया, ये हमें मिल जाएगा। बट आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क कर्व चेंज हो रहा है, तो हमें ये वाला शेप पोर्शन चाहिए। इसके लिए हमें अपना कर्व बदलना पड़ेगा, जो कि ये सर्कल है, ठीक है ना। क्योंकि सर्कल का पार्ट है ना ये वाला, आप ध्यान से देखिए, मैंने कलर चेंज कर दिया है। ये जो रेड कलर से मार्क करो ये तो सर्कल का हिस्सा है, और ये जो सीधी लाइन है ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए 0 से क्वेश्चन मार्क तक स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क से 2 तक सर्कल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बीच में कर्व भी चेंज हो सकता है, बीच में कर्व भी चेंज हो जाता है। तो इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए मैं दोबारा से एक थोड़ी सी ना फिगर जूम करके बनाना चाहता हूँ। ये तो स्ट्रेट लाइन थी और ये सर्कल वाला पार्ट था, आपको नजर आ रहा है, मैंने कर्व बनाया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ली मैंने, ये पॉइंट मेरा 0 है, ये पॉइंट मेरा 2 है। तो यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये वो टर्मिनल पॉइंट है जहां पे हमें क्या करना है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, और ये जो घूम रहा है हल्का सा कर्व जो है ये एक्चुअली सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से क्वेश्चन मार्क तक ये वाला एरिया कहां से मिलेगा, हमें लाइन की वजह से, और जो बचा हुआ एरिया ये हमें कैसे मिलेगा, ये सर्कल की वजह से मिलेगा। क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये क्वेश्चन मार्क निकलेगा कैसे, जब तक ये क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे भैया। तो अगर दिमाग लगाया जाए, एक्चुअली जो क्वेश्चन मार्क है इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन और सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आओ जरा इस पे बात करते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला फॉर, बेटा कॉपी ओपी मत करना, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व लाइन एंड सर्कल। ये लिखना है, लाइन लिखनी है आपको, ये लिखना है लाइन, ठीक है। अब वहां पर जो लाइन थी वो लाइन का क्वेश्चन क्या था बोलो, लाइन था x इक्वल टू √3y, एंड सर्कल का एक क्वेश्चन था x² प्लस y² इक्वल टू 4। अच्छा एक बात बताओ, जो क्वेश्चन मार्क है ये x का वैल्यू है y का वैल्यू है, तो सबके दिमाग में आ रहा होगा तो x का वैल्यू है। हमको फिर क्या करना है, हमें इन दोनों कर्व को इस तरीके से सोल्व करना है कि हमें x ही मिले। उसके लिए मैंने क्या करा, इस वाले कर्व में से y की वैल्यू निकाल ली, वो ये आ गई, और इस y की वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया, तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस x/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कैन वी सोल्व दिस, ऑब्वियसली वी कैन।
आराम से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 4। इसको फिर हमने सोल्व किया, एलसीएम लिया, ये हो गया 4x स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 4। इधर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 आया, तो सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस √3 कितना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आया बोलो प्लस माइनस √3। तुम कहोगे सर ये 2 बार कहाँ कट कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है √3 आ गया, माइनस √3 कहाँ है, तो ये रहा, ये हमें चाहिए नहीं है पर ये हमें पॉइंट मिल गया, क्योंकि सर्कल और लाइन ने 2 बार कट किया ना एक दूसरे को, तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें इंटरसेक्शन के, एक तो √3 है, दूसरा माइनस √3 है। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, हमें पता लग गया जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है वो एक्चुअली √3 है। चलो अब वापस से चलते हैं, हमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब हम बात करते हैं हमारे बाउंडेड एरिया की। तो फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका था, 0 से लेकर क्वेश्चन मार्क तक लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। ये जो मैं लिख रहा हूं आप ऐसे ही कॉपी करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और √3 से लेकर √3 से 2 तक हम सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा आप लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, करना है ऐसा कॉपी। तो 0 से लेकर क्वेश्चन मार्क वो हम निकाल चुके हैं, √3 आया था। बात करें लाइन की, तो देखो बेटा अगर हम लिमिट x की यूज कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x ही लिखेंगे। लाइन में जाओ, लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये है, तो अगर मुझे इसमें से फंक्शन ऑफ x चाहिए, फंक्शन ऑफ x मतलब y का वैल्यू चाहिए, तो इसमें से y का वैल्यू कितना आएगा x बाय √3। तो हमने यहाँ पे लाइन के इक्वेशन में x बाय √3 लिखा। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। देखो लिमिट किसकी लिखी है, x की, 0 से √3 x का वैल्यू था। हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, और फंक्शन ऑफ x आएगा कैसे, इक्वेशन वहां पर लाइन का ये था, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ x निकलेगा y इक्वल टू x बाय √3। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं वापस से, सिंपल चीज है। ऐसे ही इस √3 से लेकर 2 तक सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे। सर्कल का क्या पार्ट चाहिए, फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो फंक्शन ऑफ x निकाल लो। ये तो अब छोटी छोटी चीजें मन में ही करना, इसको फेयरली दिखाने की जरूरत नहीं है, ये है। तो इसमें से अगर y निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और किस में आएगा, प्लस माइनस में। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला कब लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है ना, इलिप्स में थोड़ा सा जरूरत था क्योंकि वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, इसलिए उसमें हमने इलिप्स में करके दिखा दिया था। अब तुम लोग पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके आगे का पार्ट अगर कहोगे तो कर दूंगा, नहीं तो खुद भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन कर कर लिमिट डाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए। सेवन क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय दिस लाइन। एक सर्कल है, इस सर्कल में हमने इस लाइन से कट लगाया है, तो आप उस सर्कल का स्मॉलर पार्ट निकालो। देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले कर्व लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है सेंटर कितना है 0 0, सेंटर कितना है 0 0, और रेडियस इसमें कितना है a है। और एक लाइन का इक्वेशन भी दिया है, यहाँ पे सर्कल लिख दो, ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, लाइन की अगर इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल टू a बाय √2 दे रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान लाइन का इक्वेशन है, बड़े आराम से प्लॉट हो जाएगा। बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल बना लेते हैं। देखिए एक हमने ऐसे सर्कल बनाया रैंडमली। ठीक है, हमें इतना पता है सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। हमने इसमें x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, हमने x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज समझने वाली इसमें, पॉइंट्स समझना अच्छे से। एक मिनट यार, सॉफ्टवेयर हैंग आ गया। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ऑब्वियसली a को मजीद होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया a इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू a बाय √2। मुझे बताओ ये जो पॉइंट है a बाय √2, ये इस a पॉइंट से आगे होगा, पीछे होगा यहाँ पर, या इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे होगा, इधर होगा। आपके 3 ऑप्शन है A B C। कहां पर मैं इस लाइन को बनाऊं, a बाय √2 A पॉइंट पे बनाऊं, B पॉइंट पे बनाऊं, या C पॉइंट पे बनाऊं, बोलो कहां बनाए, बताइए सोचो, तो थोड़ा सा दिमाग वक्त लगाओ। वेरी गुड, ये B पे बनेगा। ठीक है, देखो ऐसा क्यों, a को जब आप किसी नंबर से डिवाइड करा रहे हो तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। एक्चुअली a बाय √2 a से छोटा होगा, ये बात क्लियर है कि a से छोटा होगा। बट एक बात और भी क्लियर है कि ये नंबर 0 से बड़ा होगा। 0 से क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखो अगर ये a है और a रेडियस के इक्वल है तो a पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो
तो a/√2 0 से तो बड़ा होगा बट ये a से छोटा होगा, इसका मतलब ये पॉइंट B पर बनने वाला है। ये देखो छोटी छोटी सी चीजें होती है जो बच्चों को समझ ही नहीं आती है, उनको लगता है यार सर ने तो बना दिया था, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे बनाए। तो छोटी छोटी सी चीजें आप IQ लगाओगे तो समझ में आ जाएंगी। तो x इक्वल टू 2/√2 कुछ यहाँ पर बनेगा, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर से बनाता हूँ, लाइन सीधी बन जाएगी, ऐसे बनेगी कुछ, ये लाइन बनेगी, ठीक है। इसका कलर ही चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर से बनाती है। तो x इक्वल टू a/√2 वाली लाइन ये है, ये वाला पॉइंट हमारा a/√2 होगा, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए ध्यान से देखेंगे, देखो मैं कुछ करने वाला हूं, अच्छा देखना, मैंने कार्टेशियन प्लेन हटा दिया, सर्कल आपको 2 हिस्सों में डिवाइड होता नजर आ रहा होगा, आधा 2 हिस्सों में डिवाइड होता नजर, तो आपको ये भी दिख रहा होगा स्मॉलर पार्ट कौन सा और लार्जर पार्ट कौन सा है। उसने क्वेश्चन में बोलता स्मॉलर पार्ट निकालो, दैट मीन्स हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, ये निकालना है, सही है। बात समझ में आ गई? अब आगे सुनो, मैंने आपको कई बार बोला है कि हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें सिर्फ x एक्सिस तक एरिया मिलता है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा मिलेगा, बट हमें तो नीचे वाला भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, इतना तो अब आपका IQ डेवलप हो गया होगा, हमें क्या करना है, ऊपर वाला एरिया निकाल के ट्वाइस कर दो, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये अब x एक्सिस मार्क कर लेना, ये y एक्सिस मार्क कर लेना। बात करते हैं बाउंडेड एरिया की, या रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहां से a/√2 से लेकर a तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो पॉइंट्स हमने लिए a/√2 से लेकर a तक इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आएगा dx, एंड वी नीड टू ट्वाइस इट, क्योंकि उसने बोला स्मॉलर पार्ट निकालो, तो उसमें वो वाला पार्ट आएगा नीचे वाला, पहली बात। अब इसमें हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो यहाँ से आप y मन में निकाल सकते हैं, दैट विल बी a² - x² अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a/√2 से लेकर a तक, यहाँ पर आ जाएगा a² - x² अंडर रूट। नाउ रिमेनिंग पार्ट प्लीज डू योरसेल्फ, इवैल्यूएट खुद कर लेना, जल्दी से इसको बना लो। और जब मुझे यहाँ खाली बैठना अच्छा नहीं लगता यार, सिलेबस बहुत ज्यादा है भैया, समझो बात को, मेरे को ना टेंशन हुई पड़ी है बहुत ज्यादा, तुमको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, तो मुझे बहुत टेंशन है, ठीक है। मुझको पता है सिलेबस कितना है, जब हम अभी वेक्टर 3D पढ़ेंगे ना, तुम्हारा रोना छूट जाएगा, तो सर ये कहाँ से ले आए इतना बड़ा चैप्टर है यार, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत क्लासेस लेनी पड़ेंगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैंने सोचा था ये चैप्टर में पूरा करा लूंगा, मुझे नजर नहीं आ रहा, ये एक्सरसाइज होगी आज। देखो क्वेश्चन देखेंगे, कहता था एरिया बिटवीन x इक्वल टू y स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन एक बार आप पहले दोबारा पढ़ लो, दो कर्व दिए x इक्वल टू y स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन दी है x इक्वल टू 4, इनसे जो एरिया बना उस एरिया को एक लाइन और हमने खींची x इक्वल टू a, इसने उस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या बोल रहा है। सो लेट्स हैव सम फन, है ना। देखो तो जो पहला कर्व है वो हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x है, उसने जानबूझ के x इक्वल टू y स्क्वायर लिखा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो दूसरा दे रखा है x इक्वल टू 4, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, y स्क्वायर इक्वल टू x, बेटा कौन सा पैराबोला है ये बोलो, कौन सा पैराबोला है, जल्दी पहचानो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट से, बोलो भैया। राइट साइड में जो बनता है, वेरी गुड, राइट हैंडेड ओपन पैराबोला, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे राइट हैंडेड ओपन पैराबोला बना दिया, ये बना दिया। मान लेते हैं कि जो x इक्वल टू 4 वाला लाइन है वो हमने यहाँ बना दी, सबसे जान उसके मैंने कोने बनाया, आप कहीं भी बना सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ये पैराबोला बना लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एक मिनट को, यस, ये हमारा ना एरिया बना, ये इतना सारा एरिया बना, ये सारा एरिया बना, ये वाला, ये सब एरिया इन दो कर्व ने मिलकर बनाया, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला ने, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन है, ये 0.4 है। उसने बोला हमने ना एक फर्दर लाइन खींची x इक्वल टू a वाली, उसने करा क्या, इसके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 इक्वल एरिया में कर दिया। मैं ग्रीन कलर से लाइन बना, तो ये इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू a, ठीक है। तो हुआ क्या, ये एक एरिया बना जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, और एक एरिया ये बना जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। अगर किसी को कलर प्रॉपर नहीं नजर आ रहा तो मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, ये नजर आ जाएगा। एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर मैंने मार्क करे हैं, ये दोनों जो एरिया है ये एक्चुअली इक्वल है, ऐसा बोल रहा है। तो कहता है x इक्वल टू ये बताओ, तो बहुत से बच्चे तो फटाफट से चीख के बोलेंगे सर x इक्वल टू 2 है। भैया ऐसा नहीं है, ये कोई सिमेट्रिक फिगर थोड़ी ना है कि ब्लू वाला और ग्रीन वाला सिमेट्रिक फिगर है,
सिमेट्रिक होगा तो वो बीच में, बिल्कुल बीच में ही होगा, ऐसा नहीं है एक्स इक्वल टू ए पक्की बात है, 2 तो नहीं है, कुछ और ही होगा ये। उसको निकालते हैं, शुरू हो जाते हैं। कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, इसमें क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे ना साइड में इक्वेशन बना रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो अच्छे से देखना। मैंने क्या करा, ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये वाला पॉइंट मेरे पास 0 है। मैंने बोला मैंने ना 0 से लेकर ए तक का एरिया निकाला, यहाँ पे एफ एक्स। अच्छा, ऐसा करने से मुझे कितना एरिया मिलेगा, दिमाग लगाओ। मुझे ऐसा करने से ये मिल जाएगा, सही बात है, मुझे ऐसा करने से ये वाला एरिया मिल जाएगा, सही है। मैंने इसका डबल कर दिया, तो अब मुझे ये सारा मिल जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ना 0 से लेकर 4 तक एफ एक्स लिखा। 0 से लेकर 4 तक एफ एक्स जब लिखूंगा तो मुझे एक्चुअली ये सारा एरिया मिलेगा, ऊपर वाला ये सारा मिलेगा। फिर मैंने क्या करा, इसका डबल कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे ये नीचे वाला भी मिल गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपको याद होगा ये वाला एरिया कौन सा था, ये वाला एरिया, ये सारा, ये सारा। बट ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया केवल इतना पार्ट, इतना पार्ट। तो मैंने एक बात बोली, अगर मैं इसमें 1 2 और मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? अगर आप मेरे साथ एग्री हो तो यस बोलो, अगर मेरे से एग्री हो तो यस बोलो। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई तो मैंने ना आपको एक इक्वेशन बना के दे दिया। हमने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दिस। ये हमने ना एक इक्वेशन बना लिया। तो आई रिकमेंड यू कि आप ना इस पे एक ब्रैकेट लगा के रखें ताकि आपको समझ में आ जाए हमने किया क्या, आपको समझ में आ जाए। हाँ जी बोलो 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 बोलो। सर राइट साइड पे हम लिमिट से 0 से 4 की बजाय a से 4 ले सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पर a से 4 का लिमिट लोगे ना तो a आपका 2 बार आ जाएगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में a निकालना मुश्किल पड़ जाएगा b का। बोलो बात समझ में आई। देखो राइट हैंड साइड पे अगर हम 0 से 4 लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे a आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ लिमिट में a इन्वॉल्व कर देंगे उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि दोनों तरफ ही a आ जाएगा और कैलकुलेशन बाद में हो सकता है मुश्किल हो जाए। आप ट्राई कर सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपको ये 2 मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर लिमिट, इतने तो आप समझदार हो, अगर आप यहाँ पे लिमिट a से शुरू करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा 2 नहीं लगाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर लगाया था ये रेड कलर से, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 2 की। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने राइट साइड पे 0 से 4 लिमिट इसलिए ली ताकि राइट साइड पे a ना दिखे मुझे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो इतनी बात सबको समझ में आई होगी। नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 4 टाइम्स ऑफ 0 से a। अच्छा, फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। फंक्शन ऑफ x क्या होगा, अगर 0 से a का लिमिट ले रहे हो तो x का वैल्यू लोगे, मतलब फंक्शन ऑफ x लोगे। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ x निकाल लो, कितना आएगा, y इक्वल टू एक तो रूट एक्स आएगा, एक माइनस रूट एक्स आएगा। अब तक तो तुम बहुत ट्रेंड हो गए हो। ये जो ऊपर वाला कर्व है ये होता है y इक्वल टू पॉजिटिव रूट एक्स वाला, और जो नीचे वाला कर्व होता है ये होता है y इक्वल टू माइनस रूट एक्स वाला। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव रूट एक्स वाला, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव रूट एक्स लिख दिया। और राइट हैंड साइड पे वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 0 से 4, यहाँ पर dx लिखना है, भूल के लिख देना। फंक्शन ऑफ x ये भी रूट एक्स ही आएगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को पूरे सोल्व कर लेते हैं, टेंशन को ले लो। इस 2 से मैं इस 4 को काट सकता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर a तक, ये 0 है सॉरी, 0 से लेकर a तक रूट एक्स, एंड राइट हैंड साइड पे आई हैव 0 से लेकर 4 तक रूट एक्स। इसको हम पूरा सोल्व कर लेते हैं, टेंशन ही खत्म कर देते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3/2, यहाँ पे नीचे 3 इधर 2 आ जाएगा, और लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेकर a तक। राइट हैंड साइड पे भी x की पावर 3/2, नीचे 3 यहाँ 2, और लिमिट यहाँ लगाएंगे 0 से 4। इस कांस्टेंट को हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2, अब लिमिट डाल दो, अपर लिमिट डालेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 3/2, कांस्टेंट को बाहर ही रखो ब्रैकेट के। राइट हैंड साइड पे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया a की पावर 3/2, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये जो 2 है इसको मैं नीचे ले आया तो ये कट के 4 हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, a इक्वल टू 4 की पावर 2/3, तो 4 की पावर 2/3 आया भैया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं
4 का जो स्क्वायर है इसको मैंने क्या करा, 4 इंटू 4 लिख लिया, इसकी पावर 1/3। अभी जो 4 इंटू 4 है इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये ऐसे आ गया। मतलब एक तो आंसर हम ऐसे सकते हैं 2 की पावर 4/3, ये भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 1/3, दोनों का मतलब सेम ही है। अब आप पीछे आंसर देख लो कैसे लिखा हुआ है, 2 की पावर 4/3 लिखा हुआ है या 2 इंटू 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, दोनों ही आंसर ठीक है, कोई फर्क नहीं है। चेक करके बताओ आंसर क्या है, जल्दी देखो, हो जाएगा। मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप लोगों की पर्सनल क्लासेस के अंदर निपटा देंगे इसको। आगे देखते हैं, बेटा पढ़ाने दे बच्चे जा। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, इसके अंदर क्या है, देखो, at the find area of the region bounded by the parabola and this y equal to mod x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर लिखा था, हम x स्क्वायर इक्वल टू y लिख ले रहे हैं, ठीक है, एंड y इक्वल टू mod x, ये देखते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू y बेटा कौन सा पैराबोला है, जल्दी बोलो, गुड फास्ट, जल्दी 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 बताओ फटाफट से। प्रिया जी कौन सा पैराबोला है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x पर इक्वल टू y कौन सा होता है, अपवर्ड होता है। तो हमने क्या करा, एक अपवर्ड पैराबोला बना दिया बेटा, ऐसे ऐसे एक पैराबोला बना दिया, ठीक है। इसके बाद y इक्वल टू mod x का ग्राफ मैंने अभी आपको बताया था, मैं एक बार कलर चेंज करके बनाता हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाए। ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ से ऐसे बनाइए, और एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये पैराबोला थोड़ा सा और हम खींच लेते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये जो हमारे पास पैराबोला है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आपको याद होगा, इसमें मैंने बताया था ये वाली y इक्वल टू x वाली होती है और ये वाली y इक्वल टू -x होती है, ठीक है। बात करते हैं बेटा बाउंडेड एरिया की, तो ये बाउंडेड एरिया, ये वाला, ये बाउंडेड एरिया है और ये वाला बाउंडेड एरिया, ये दो हमारे पास बाउंडेड एरिया। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड वाला निकाल लेंगे, डबल करके लेफ्ट हैंड साइड वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अब ये पॉइंट मेरे को नहीं पता तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क ले रहा हूँ। जब मैं 0 से लेकर क्वेश्चन मार्क तक इंटीग्रेट करूंगा किसको, इंटीग्रेट किसको करेंगे, इस कर्व को करेंगे या इसको करेंगे, तो आओ डिस्कस करते हैं। अगर बेटा मैं नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैं अपने इंटीग्रेशन में इसको इन्वॉल्व करता हूँ, तो उससे तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, क्योंकि जिसको भी इंटीग्रेट करते हैं ना, जैसे अगर हमने x का लिमिट लिया तो वो जो कर्व है वो x की तरफ अपनी वैल्यू फेंकनी शुरू कर देगा, ये वाला एरिया हमें मिलना शुरू हो जाएगा। यार ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो गलत आ गया हमारे पास। तो फिर हम क्या करें, फिर हमने सोचा यार हम एक काम करते हैं, 0 से क्वेश्चन मार्क तक इंटीग्रेट करेंगे, बट हम इस ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये नीचे का एरिया मिलना शुरू हो जाएगा। बट दिमाग लगाओ, क्या यहीं तक एरिया मिलेगा जितना मार्क करो, नहीं, एरिया पूरा नीचे तक मिल जाएगा, यहाँ तक मिलेगा एरिया, या नीचे तक। अब फिर दिमाग में दिक्कत आ गई, भैया ये क्या हो गया यार, ये तो एक्स्ट्रा मिल गया, हमें तो केवल इतना चाहिए अंदर वाला, ये तो एक्स्ट्रा मिल गया, अब इस एक्स्ट्रा का क्या करें। तो इतना तो दिमाग तुम्हारा काम कर ही रहा होगा, एक्स्ट्रा का क्या करना है, देखो उसको निपटा देते हैं, 1 मिनट रुको। देखो बहुत सिंपल है, हमें ये चाहिए ना अंदर वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम एक बात बोलते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। मैंने क्या बोल दिया, यू विल गेट अंडरस्टैंड, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे हमें अपना बाउंडेड एरिया चाहिए, तो हम 0 से क्वेश्चन मार्क तक क्या करेंगे, अपर कर्व, ठीक है, और 0 से क्वेश्चन मार्क तक ही लोअर कर्व को माइनस कर देंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बीच वाला हिस्सा है वो हमें मिल जाएगा। थोड़ा सा और स्पेसिफिकली लिख के देते हैं आपको, 0 से क्वेश्चन मार्क तक लाइन को आपको इंटीग्रेट करना है, इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, और 0 से क्वेश्चन मार्क तक ही आपको पैराबोला का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बीच वाला हिस्सा हमें मिल जाएगा। फिर से देखेंगे एक बारी, 0 से क्वेश्चन मार्क तक जब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्चुअली पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और 1 मिनट थोड़ा सा, 0 से क्वेश्चन मार्क तक जब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मैंने बताया हमें क्या मिलेगा। 1 मिनट, ठीक है, कितना एरिया मिल जाएगा मैंने आपको समझा दिया। फिर हम 0 से क्वेश्चन मार्क तक जब पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला।
इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, जो हमें चाहिए आ जाएगा। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। अब ऐसा करने से हमें एक साइड का एरिया मिलेगा, ऐसा करने से हमें केवल ये वाला हिस्सा मिलेगा। हमें दूसरे वाला भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 2 लिख सकते हैं बाहर। तो हमने 2 लिख दिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये 2 इन सब के बाहर है। ये मैंने रफ वर्क करा है, ये अभी तक सिर्फ मैंने आपको रफ वर्क करके दिखाया है। अब फेयरली करने के लिए देखो हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन मार्क निकाला था, उसमें हमने क्या किया था, 2 कर्व को सोल्व किया था। राइट वाइज हम यहाँ पर भी कर्व को सोल्व ही करेंगे। तो उसके लिए सॉल्विंग कैसे करेंगे वो देखो, हम बोलेंगे सॉल्व द कर्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो ऊपर मैंने रफली लिखा था, यहाँ पे फेयरली पूरा लिखूंगा। देखो तो कर्व कौन कौन सी यूज करेंगे, देखो एक कर्व तो हमारे पास था x2 इक्वल टू y, दूसरा था y इक्वल टू mod x। ये y इक्वल टू mod x को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, हम सिर्फ y इक्वल टू x लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ना सिर्फ राइट साइड वाला इंटरसेक्शन चाहिए। mod x लोगे तो काम तुम्हारा बढ़ जाएगा फालतू में। आप सिर्फ क्या करो, x2 इक्वल टू y और mod x को सॉल्व कर लो। तो इसमें हमने क्या करा, x2 इक्वल टू इस y इक्वल टू x की वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया, तो x2 इक्वल टू x आ गया, या x² माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो x का एक वैल्यू 0 आ गया और एक वैल्यू 1 आ गया। तो यू कैन सी ऑल्सो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसने पैराबोला को एक तो यहाँ 0 पे कट किया है, इधर यहाँ कट किया है और एक यहाँ कट किया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है हमें पता लग गया ये वैल्यू 1 है। तुक्का मार के मत लिख के आना भैया, तुक्का का मत मारना, निकाल कर चेक करना कितना आ रहा है। तो ये 1 आ रहा है। अब हम अपना फाइनल आंसर देने वाले हैं, तो देखेंगे। हमने बोला रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, और लाइन क्या है, y इक्वल टू x, ठीक है। तो 0 से 1 तक लाइन को इंटीग्रेट कर लिया और 0 से 1 तक पैराबोला इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां पास x² है। इतना करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको ट्वाइस कर देना, ठीक है। तो इसमें ना जैसे हमारा लिमिट सेम है, तो आप चाहो तो इसको एक साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, मतलब आपको ना बार बार लिमिट्स नहीं लगानी पड़ेंगी, बच जाओगे। पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x²/2 आ जाएगा, इधर से x³/3 आ जाएगा। लिमिट हमारी 0 से 1 है, इसमें केवल अपर लिमिट डालने की जरूरत पड़ेगी, लोअर लिमिट डालने पे तो 0 ही हो जाएगा। तो 1/2 ये 1/3 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2/6 आ गया, ये कितना आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। एक बार आंसर टैली करना अभी का बेटा, यही आ रहा है क्या, चेक करो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें बोलता है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 बात करें, पहला कर्व है पैराबोला x² इक्वल टू 4y, एंड जो दूसरा है ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसको प्लॉट करने के लिए तो हमें पॉइंट्स ही निकालने पड़ेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं भले ही, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है 9th-10th क्लास में सिखाते हैं, एक बार x को 0 डाल लो तो y का वैल्यू 1/2 आ रहा है, एक बार जब y को 0 डालेंगे तो x का वैल्यू -2 आ रहा है। बस ये 2 पॉइंट हमारे लिए इनफ है। बाकी x² इक्वल टू 4y, ये कौन सा पैराबोला है बेटा, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। चलो तो बनाते हैं। तो हमने क्या करा, पहले एक हमने अपवर्ड पैराबोला बना लिया, एक मिनट यार, पहले एक अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं। ये बना लिया अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ऐसे। और स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो -2, 0, तो वो मान लेते हैं, देखो हमें तो रैंडमली बनाना है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर देंगे -2, 0। एक पॉइंट है 0,5, 0,5 यहाँ पर कहीं पे आएगा, है ना, 0,5 यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान लो सही खींची, अब तुम मान लो ये वाला पॉइंट है वो, ये सिंबॉलिक ही तो बनाना है। तो x इक्वल टू 4y -2 वाली लाइन होगी, ये हमारा पैराबोला हो गया। बात करें बाउंडेड एरिया की, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हैं, ये हमारा बाउंडेड एरिया हो गया,
तो इस बाउंडेड एरिया में आपको सबको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से लेकर ये क्वेश्चन मार्क है और ये वाला एक क्वेश्चन मार्क है। अब दो दो क्वेश्चन मार्क आ गए, मैं दो दो क्वेश्चन मार्क ना लिखकर इस पॉइंट को अल्फा बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बीटा बोल देता हूँ। तो हमें अल्फा से लेकर बीटा तक क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पहले ऊपर वाला कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्चुअली ये सारा ही एरिया मिल जाएगा, ये नीचे वाला में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसको माइनस करने के लिए हमें फिर जीरो से मतलब अल्फा से लेकर बीटा तक पैराबोला को भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब फॉर दैट सबसे पहले हमें अल्फा बीटा चाहिए। अब तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है एक चीज, तो हम फटाफट से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व। दो कर्व हमें सॉल्व करनी है, एक तो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू क्या थी यार 4y माइनस 2, एंड दूसरे हमारे पास एक कर्व था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करो y का वैल्यू निकालो यहाँ से, या यहाँ से निकाल लो, y का वैल्यू यहाँ से जल्दी निकल रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 इसको उठाकर यहाँ डाल दो। तो x इक्वल टू 4, y की जगह एक्स स्क्वायर बाय 4 रख लिया हमने, माइनस का 2, ये कर गया। तो इधर से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 1 प्लस 3/2 और 1 माइनस 3/2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से तो आ गया 2 और इधर से आ गया -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, मतलब अल्फा बीटा आ गया। क्या आई थी वैल्यू, एक तो 2i एक -1 आई है, तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है जी, तो अब हम अपना बाउंड्री एरिया लिख लेते हैं, या रिक्वायर्ड एरिया करके लिख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, अल्फा से लेकर बीटा तक मतलब -1 से लेकर 2 तक। पहले तो लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से जो भी आएगा वो एक्स्ट्रा आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पैराबोला को माइनस करना पड़ेगा। ये हमने रफली लिख लिया, और इसमें कोई ट्वाइस वगैरह मत कर देना गलती से। -1 से 2 तक लाइन जो लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे ना, तो आप यहाँ से क्या करो, y का वैल्यू निकाल लो मन ही मन में, इसमें से y का वैल्यू निकाल लो। तो कितना आएगा x प्लस 2/4, x प्लस 2/4, ये तो आ गया लाइन। बात करें पैराबोला की, तो पैराबोला का इक्वेशन हमें दिया x पर इक्वल टू 4y, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x²/4 हो गया। यहाँ पे हम लिख दिया x²/4। दोनों में से 4 हमारा कॉमन है, बाहर निकाल लो। अब मैं इसको पूरा इंटीग्रेट करके नहीं दूंगा, वो आप लोग कर लेना। 4 मैंने बाहर निकाल लिया, -1 से 2, बाकी x प्लस 2 माइनस x पर बच गया। इसे इंटीग्रेट एक बार आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कॉपी कर लो। देखो 10 तक तो मैंने करा दी, सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो थोड़ा सा टास्क ले लो। एक तो 11, 12, 13 दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, जितना हमने अभी तक किया है ना, बस आप पहले उनको एक बार रिवाइज करना। आफ्टर दैट इफ यू ट्राई दिस, आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा टास्क ले लो, देखो हो जाए तो अच्छी बात है ना। कल मंडे वाली क्लास में और जो ट्यूसडे को लेते हैं, ट्यूसडे वाली क्लास में हम पूछ लेंगे। अगर आपसे नहीं हुए होंगे क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 8